पहले तो मैं खुश हूं कि आरआर ने बटलर को जाने दिया। मतलब बटलर पिछले जन्म में ऐसा कुछ पाप नहीं किया था कि वो आरआर जैसे फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करे। उसको जाने दिया, वो बेटर टीम डिजर्व करता था, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जिस भी आदमी ने सोचा था आरआर की मैनेजमेंट से कि नहीं बटलर को जाने देते हैं, हम रिटर्न करेंगे ध्रुव जुरेल और शैमरन हेटमायर को, उस आदमी को अभी के अभी 2 साल का जेल में भेजना चाहिए, 2 साल के लिए। या फिर उनको खुद से शर्म आना चाहिए और अभी के अभी रिजाइन कर देना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई। मतलब क्या सोच के बटलर को आप रिटेन नहीं करोगे और आप हेटमेयर और ध्रुव जुरल को रिटेन करोगे? क्या सोच के? क्या बटलर यही सोच चुका है? क्या उसको इंजरी का इशू है? क्या उसके फॉर्म का इशू है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो पता नहीं लगता। सच में पता नहीं लगता और आज भी पता नहीं लगा। मैं 5-6 महीने से यही सोच रहा हूँ कि बटलर को कौन क्यों रिटेन नहीं करेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। और चाहे ध्रुव जुरल आगे जाके T20 में बहुत बड़ा बैट्समैन बन जाए, चाहे हेटमेयर आगे जाके क्रिस गेल बन जाए, जितना भी बन जाए, वो कभी बटलर की बराबरी कर ही नहीं सकते। जो बटलर इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल बाहर में जाने दो, जो बटलर इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में कर चुका है 6-7 सालों से, वो कोई मैच ही नहीं कर सकता। लेकिन आपने वो डिसाइड किया कि नहीं, हमें बटलर नहीं चाहिए। लेकिन बात करते इस डेडली डुओ हेटमेयर और ध्रुव जुरल के बारे में। आउटस्टैंडिंग डुओ, आपको याद है ना 2005-6 वाले ओडीआई में एक डेडली डुओ होता था फिनिशर का, एमएस धोनी और युवराज सिंह। आप पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, लंबे बल्ले वाला धोनी जब नया नया आया था, और युवराज सिंह, है ना, जो ऑलमोस्ट तब तक 3-4 साल खेल चुका था इंडिया के लिए। आउटस्टैंडिंग डुओ था, मतलब बहुत ही डेडली डुओ था, सब बॉलर का फटता था उनको देख के। ये भी एक बहुत ही डेडली डुओ है, हेटमेयर और ध्रुव जुरल। एक क्रीज पे और चेज हो जाए, बहुत कम चांसेस है। मतलब एक बार के लिए मैं ये मान भी लूं कि राहुल त्रिपाठी इस आईपीएल में 20 बॉल पे 50 मार देगा। लेकिन जुरल और हेटमेयर जब क्रीज पे, उधर से अगर मैच चेज हो जाएगा ना, इजी मैच, जीता हुआ मैच, ये मैं बिल्कुल भी मान नहीं सकता। अगर हो गया तो मैं शॉक्ड हो जाऊंगा। आज के दिन जुरेल ने 2 पार्टनरशिप किया है, 2 थोड़ा लंबा पार्टनरशिप किया है। मैं एक बार बोल देता हूं, एक नीतीश राणा के साथ एक पार्टनरशिप हुआ है जुरेल का, 26 बॉल पे 24 रन का पार्टनरशिप, 26 बॉल पे 24 रन का पार्टनरशिप जुरेल और राणा के बीच, जहां पे जुरेल 18 बॉल पे 16 पे था, 18 बॉल खेल के 16 रन। फिर एक पार्टनरशिप हुआ जुरेल और हेटमेयर का, 18 बॉलों पे 28, जिसमें हेटमेयर 8 बॉल पे 11, जुरेल 10 बॉल पे 16। आउटस्टैंडिंग रिटेंशन था। मतलब एक ऐसा डेडली डुओ है जो बैक टू बैक 3 जीता हुआ मैच आरआर को हरा के दिया है। मतलब रिवर्स फिनिशर से, उल्टा रिवर्स ओपोनेंट के लिए मैच फिनिश कर देते लोग कि जीता हुआ मैच आरआर जीत रहा है, अभी मैं दिखा दूं कैसे हारना है आपको, है ना। बॉलर के लिए लोग फिनिशर से, मतलब अगर कोई बॉलर, चाहे चलो आज तो हेजलवुड आ गया डेथ पे, यश दयाल आ गया, उस दिन आवेश आ गया, स्टार्क आ गया। मुझे लगता है कि अगर तुषार देशपांडे खुद उनको इसको बॉलिंग लेना, तुषार देशपांडे भी 8 रन डिफेंड कर लेगा लास्ट ओवर पे, ऐसे वाला डेडली फिनिशर से लोग, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपसेट नहीं हूं बिल्कुल भी आरआर से, है ना। मुझे बस अपसेट इस बात का था, ऑप्शन में था मुझे, कि आपके पास इतना बैलेंस साइड था जो देख के मजा आता, कितना डिसिप्लिन क्रिकेट खेलता था। मतलब आरआर को कभी कभी आपने, आपको याद भी होगा, पिछले 2 साल में इंपैक्ट प्लेयर चाहिए भी नहीं ज्यादातर, है ना। 5 बॉलर के साथ खेलते थे, 6 बॉलर चाहिए भी नहीं था, आराम से बैटिंग करते, आराम से क्रिकेट खेलते थे, बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट था। पूरा का पूरा टीम जो आपने खराब किया ना इस बार, मुझे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है। दिल्ली के अगेंस्ट इधर से शुरू हुआ कहानी, लास्ट ओवर पे 9 रन चाहिए था, जीता हुआ मैच। और आरआर का ऐसा नहीं है ना कि हाथ पे विकेट नहीं है, एक बैट्समैन खड़ा हुआ है टिलेंटर के साथ, वो आउट हो गए तो मैच खत्म, ऐसा नहीं होता है। पूरा जीता हुआ सिचुएशन में रहता है, हाथ पे 6-7 विकेट रहता है, फिर भी हार जाता है। उधर 9 रन चाहिए था, स्टार्क ने डिफेंड कर लिया, जुरल और हेडमैन का जोड़ी था, ठीक है। उसके बाद एलएसजी वाला मैच, 9 रन चाहिए था लास्ट ओवर में चेस करने के लिए, हाथ पे विकेट था, जुरल और हेडमैन था, आवेश खान आया, 9 रन तो बहुत दूर, 5-4 रन भी नहीं बना। आज आया 2 ओवर पे 18 चाहिए था, 2 overs 18 रन, 12 बॉल पे 18 T20 में, हाथ में कितना 6 विकेट था, 6, हाँ शायद 6 या 7 विकेट था, 6 विकेट था शायद, ये भी नहीं हुआ। 18 रन तो छोड़ो, सिर्फ 6 रन बनाए 2 ओवर में, 6 रन, आप बिलीव करोगे क्या? लास्ट के 2 ओवर में आज आरआर ने 6 रन बनाए, जब 18 रन चाहिए जीतने के लिए। आसपास भी नहीं पहुंचते लोग यार, आसपास भी नहीं पहुंचते। जीत के सिचुएशन पे आके ऐसे कैसे मैचेस आप हार सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक टाइम के लिए, अभी एक मोमेंट के लिए, मैं हेजलवुड को साइड पे रखता हूँ, है ना। हेजलवुड तो है ही बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हेजलवुड के बारे में आप कितना बात करेंगे हम, ठीक है। हेजलवुड को मैं साइड पे रखता हूँ। इस मैच पे, इस विक्ट्री पे एक बहुत ही अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन था, वो था जितेश शर्मा से। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था। 19th ओवर का थर्ड बॉल, ध्रुव जुरेल स्ट्राइक पे था, हेजलवुड का ओवर था, ठीक है। यॉर्कर आउटसाइड ऑफ, जुरेल खोद के स्लाइस करने चाहते हैं, ठीक है। सबको लगा कि बैट शायद क्रिस पे लगा होगा या फिर बम्प बॉल होगा, फिर कीपर के पास बॉल गया, किसी ने अपील नहीं किया, ऑनफील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया। एक जितेश शर्मा अपील करता रहता है, दौड़ के आता है सामने, रजत को बोलता कि भाई तू रिव्यू ले। रजत रिव्यू लेते हैं और रजत
पे मुझे इसलिए अच्छा लगा रजत कि रजत जितेश पे भरोसा करता है। जब जब जितेश बोलता है रिव्यू ले, रजत लेता है, विच इज अ गुड कनेक्शन है ना। ये कनेक्शन भी होना चाहिए। कभी कभी कैप्टन सुनता भी नहीं, ऐसे भी कैप्टन है बहुत सारे, ठीक है। रिव्यू लिया, क्या मिला कि बॉल पहले ही पिच्ड हुआ था, जब बॉल जा रहा था तब बैट के पीछे लग के एज लग के गया सीधा जितेश के पास, इजी कैच और आउट। आउटस्टैंडिंग रिव्यू, पूरा का पूरा क्रेडिट। बॉल तो अच्छा था ही हेजलवुड का, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उस विकेट का ऑलमोस्ट मैं तो मतलब 80% क्रेडिट जीतेश शर्मा को देता हूं। अगर जीतेश शर्मा अपील नहीं करता, वो बैट्समैन कभी आउट होता ही नहीं, ना ही अंपायर देता, ना ही किसी ने अपील किया था, ना ही जोर दिया था। और अगर ध्रुव जुरेल उधर आउट नहीं होता, ऐसा नहीं कि मैच आ रहा जीत जाता, फिर भी एक चांसेस होता, फिर भी आरसीबी थोड़ा बैकफुट पे होता, शायद थोड़ा डर रहता लास्ट ओवर में कि आज दल डिफेंड कर पाएगा कि नहीं। हालांकि मैच तब भी हार ही गया था आरआर, क्योंकि जुरेल जैसे दो बैक टू बैक ईयर को फेस किया, मुझे लग गया था कि इधर से नहीं होगा, चोक करना तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय जितेश शर्मा। इससे पहले भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा मैच है, शायद उधर भी बॉलर हेजलवुड ही था, जहां पे एक एलबीडब्ल्यू डिसीजन था, सबको लगा कि शायद नहीं, बॉल आउटसाइड लेग पिच हुआ है, जितेश दौड़ के आता है विकेट कीपिंग पीछे से, क्रीज पे देखता है कि बॉल कहाँ पे पिच हो, मार्क देखता है, दिमाग में सोचता था कि इधर ही पिच हुआ है, और कहता है कि रिव्यू ले रजत से, रजत रिव्यू लेता है। उस दिन भी बॉल पिचिंग इन लाइन था, आउट था। तो जितेश जो कर रहे हैं एज ए बैट्समैन भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, लेकिन एज ए कीपर जो रिव्यू वाला डिसीजन ले रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग डिसीजन ले रहे हैं, उससे क्या होता है कैप्टन को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है, उनका काम आराम आसान हो जाता है ना। क्योंकि जितना मुझे लगता है कि लास्ट ओवर में रजत कहाँ पे खड़ा था, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा था, ठीक है। तो उधर से ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि आप एंगल करके देखते हो, आसान नहीं होता ये समझना कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग मुझे लगा एक बहुत ही अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन था जितेश का, जो शायद इस मैच पे रिजल्ट डाला है, ठीक है। आप थोड़ा सा लास्ट से शुरू कर दे आज, ठीक है। लास्ट के 4 ओवर पे 46 रन चाहिए था आरआर को, ठीक है। और मुझे लगा शायद इधर से बनेगा भी नहीं, 4 ओवर 46, क्या पता बन भी जाए अगर एक दो, क्योंकि हेड पैर अगर आपने देखा होगा जब तक भी वो क्रीज पे था, कनेक्शन तो उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ठीक है। और जुरेल आज के दिन, मैं आपको एक स्टेट्स बोल देता हूँ, जुरेल आज के दिन सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेला है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल जुरेल ने खेला। अगर आप आरसीबी की बैटिंग आरआर की बैटिंग दोनों का मिला लो, सबसे ज्यादा डॉट बॉल आज जुरेल खेल के गया है इस क्रीज पे, ठीक है। ये स्टेट्स अभी मैंने चेक किया था, ठीक है। 17th ओवर हेजलवुड का आता है, शायद राउंड पे आया था, आके अगेन शॉट ऑफ द गुड लाइन, गिर के थोड़ा सा अंदर आता है, जो हेजलवुड टिपिकल हेजलवुड बॉल है, उस पे इनसाइड एज सीधा जितेश के हाथ पे, हेटमेयर आउट। 8 बॉल पे 11 बना के उसको क्यों रिटर्न किया था, मैं सोचता हूँ हेटमेयर को अपने रिटर्न किया। मैं ही नहीं कर रहा हूँ हेटमेयर खराब बैट्समैन है, अगर मेरे पास ऑप्शन है बटलर और हेटमेयर का, मैं क्यों हेटमेयर को रिटर्न करूंगा यार। ऑब्वियस चॉइस था ना, ऑब्वियस चॉइस था। और ऐसा नहीं है ना कि मतलब बटलर बहुत ही बुढ़ा हो चुका है, अभी खेला नहीं जाता है, फिटनेस है, अभी हमें और 2 साल दे नहीं पाएगा, मतलब बटलर इज वन ऑफ द लेजेंड इन मेकिंग। मुझे तो अभी लेजेंड लगता है ना, जितना रन वो बना रहा है, ऑलमोस्ट कितना 7 सेंचुरी हो चुका है आईपीएल में उसका, और उस दिन 97 में नॉट आउट था। अगर उस दिन एक सेंचुरी आ जाता शायद विराट कोहली की एक सेंचुरी ज्यादा होता। मैंने स्टेट्स चेक नहीं किया, शायद ऐसा ही कुछ था, ठीक है। चलो मैं मान लिया अगर विराट कोहली के बराबर सेंचुरी भी नहीं है, फिर भी तो सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी में तो है। और कितने कम सीजन खेला है विराट कोहली से बटलर, कितने कम मैचेस खेला है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंसिस्टेंसी तो आप देखो बटलर का, आउटस्टैंडिंग कंसिस्टेंसी। लेकिन आपने किया हेटमेयर को रिटर्न, कोई बात नहीं। 17th ओवर पे सिर्फ 6 रन देता है, 4 ओवर पे 46 चाहिए था, 17th ओवर पे हेजलवुड आके सिर्फ 6 रन देता है। सिर्फ उसने सिर्फ 19th ओवर ही अच्छा नहीं किया था, 17th ओवर भी आउटस्टैंडिंग ओवर लग गया था, ठीक है। लास्ट 3 पे 40 चाहिए था, और मुझे इधर से कंफर्म हो गया था कि मैच आरआर हार गया है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार आके बहुत ही अपसेट करता है, मतलब मुझे तो शॉक करता ही करता है, शायद आरसीबी वाले फैन को भी एक हार्ट अटैक देके गया था। उस ओवर पे 22 रन देता है भुवनेश्वर कुमार। मुझे याद नहीं आता कि डेथ पे भूवी इतना का मार खाया था आईपीएल में, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खाया 1-2 मैच में, मुझे याद आता है। पहली बॉल पे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का, उसके बाद जुरेल ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, एक तो गाइड करके चौका मारा था थर्ड मैन पे, एक स्कूप करके चौका मारा था फाइन लेग के ऊपर से, और एक शुभम दुबे ने भी एक छक्का मार दिया था। उस ओवर पे 22 रन आ गए, तो लगा कि खत्म शायद इधर से आरसीबी से। 2 ओवर पे अगर 18 चाहिए, कौन डिफेंड कर लेगा बताओ, कौन 2 ओवर पे 18 सेट बैट्समैन और एक बैट्समैन, मतलब इधर से हारना बनता ही नहीं था ना। और क्योंकि एक ही ओवर था हेजलवुड का, और मुझे लगा कि शायद वो हेजलवुड के एक ओवर पे शायद 7-8 रन रने बॉल खेल के लोग लास्ट ओवर पे 10-12 रन बचाएंगे और याजदल को मार देगा, क्योंकि याजदल आज के दिन अगर शुरू की ओवर देख लो, उसने खराब बॉलिंग की, उतना अच्छा बॉलिंग किया नहीं था उसने, ठीक है। तो आप टारगेट करते हो ना बॉलर को ऐसे पोजीशन में आके, चलो हेजलवुड बहुत अच्छे बॉलर, उसके अगेंस्ट रिस्क नहीं लेंगे, उसके अगेंस्ट हम रने बॉल खेल जाएंगे, एक खराब बॉल मिलेगा बाउंड्री मार देंगे, मतलब आराम से आप चेस कर सकते। लेकिन हेजलवुड आता है 19th ओवर, हेजलवुड बोलता चेस करेगा, तो आवेश खान के अगेंस्ट नॉट चेज नहीं कर पाएगा, मेरे सामने तो चेज करेगा, अभी दिखाता हूं मैं कौन हूं, ठीक है। पहला बॉल सिंगल था, शायद दुबे ने वो सिंगल लिया था जी। दूसरा बॉल डॉट बॉल, तीसरा बॉल वही जो आउटसाइड ऑफ यॉर्कर था, खोद के मारने गया एज, और सीधा जितेश के पास
बेहतरीन बेहतरीन रिव्यू था। आई मीन टू इम्प्रेसिव। जितेश बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है इससे जितेश बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत बातें इधर उधर का कर रहा है जो शायद सीएसके के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, एज अ क्रिकेटर उसका है मेंटेलिटी। आउटसाइड ग्राउंड पे आप कुछ भी बोल सकते हो, प्रेशर क्रिएट कर सकते हो जैसे भी करके, ठीक है। सी मैं तो यही मानता हूँ, व्हेन यू रिप्रेजेंट फ्रेंचाइज, अगर आप आरसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपना 1000% आरसीबी के लिए दे दो, है ना। तब कौन कहाँ पे है, कौन सीएसके है, कौन क्या है, एमआई है, कौन कितना बड़ा प्लेयर है, रेस्पेक्ट अलग जगह है। मेरे लिए तो वो मेरे दुश्मनी होंगे ना, अगर मैं आरसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी फ्रेंचाइज मेरे लिए दुश्मनी है, चाहे मैं इंडिया के लिए एक साथ खेलूं, जो भी खेलूं, मैं वो इधर जितेश के साथ हूँ, ठीक है। फिर उस ओवर पे आता है जोफ्रा आर्चर। जैसे ध्रुव जुरल आउट हो, जोफ्रा आर्चर आता है अगेन, शॉट ऑफ द गुड लाइन, अगेन एक्स्ट्रा बाउंस से बीट हो गया। आप अगर हेजलवुड का पूरा करियर देखो ना, शायद वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टी20 हो, बैट्समैन ज्यादातर उसके एक्स्ट्रा बाउंस से ही बीट होता है। आप बहुत कम देखो, चलो उसको लेटरल मूवमेंट बहुत मिलता है, टेस्ट मैच में मिलता है, चलो टी20 में शुरू में नया बॉल से लेटरल मूवमेंट मिलता है। सीएसके के लिए उसका 1 या 2 साल बहुत अच्छा गया था। इवन आरसीबी के लिए भी इससे पहले जो एक बार खेला था इंजरी से पहले, तब भी बहुत अच्छा खेला था, ठीक है। लेटरल मूवमेंट मिलता है शुरू में, लेकिन हेजलवुड का एक्स्ट्रा बाउंस से ज्यादा लोग बैट्समैन आउट होता है, बैट्समैन फंस जाता है। और आज के दिन भी कितने बैट्समैन सिर्फ उसके एक्स्ट्रा बाउंस से बीट हुआ है। मतलब आउटस्टैंडिंग, उधर आर्चर आउट हो गया, खत्म मैच उधर ही, सीधा कवर के हाथ पे। हसरंगा आया था, अब हसरंगा जब आया था, एक तो आरआर के पास बैटिंग डेप्थ है ही नहीं, मतलब बहुत ही खराब बैटिंग डेप्थ है। आप गुजरात तो हो नहीं कि आपके ऊपर के बैट्समैन इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दे कि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए नहीं। गुजरात के पास भी बैटिंग डेप्थ है नहीं, अगर आप देख लो। अगर मतलब कुछ बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर राशिद खान को आना पड़ जाता है, उसको क्या है बैटिंग डेप्थ। आरआर के पास भी बैटिंग डेप्थ है नहीं, लेकिन आरआर के बैट्समैन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अपने 5 5 बैट्समैन अपने रिटर्न किया, कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा ठीक से। हसरंगा आता है, लास्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, आउटसाइड एज, चौका था वो। लेकिन फाइन लेग जो था, अरे फाइन बोल रहा हूँ, थर्ड में जो था, कितना फाइन था, मतलब कीपर से 4 हाथ वाइड डिस्टेंस में सीधा, ऐसा मतलब दूर से तो देखिए ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट कीपर के पीछे खड़ा है। आउटस्टैंडिंग फील्ड सेट था। और मुझे लगता है कि 50-50 डिसीजन था, हेजलवुड का 50% डिसीजन था, शायद वो फील्डर इधर रखना चाहिए कि एक बाउंड्री में क्यों दूं। और 50% डिसीजन ऑब्वियसली कैप्टन का होगा, क्योंकि हेजलवुड बिना कैप्टन से पूछे वो फील्डर रखने देगा। क्योंकि मैंने हेजलवुड को ए वाला फील्डर रखते हुए बहुत बार देखा है, इवन टेस्ट मैच में देखा है, इवन ओडीआई में देखा। अगर आप टेस्ट मैच भी याद कर लो, हेजलवुड हमेशा, अगर कोई बैट्समैन, सैड बैट्समैन टेलेंटर के साथ बैटिंग कर रहा है, तो हेजलवुड को पता है कि वो आके शॉर्ट बॉल डालेगा, बाउंसर डालेगा, वो हमेशा वो थर्ड मैन को फाइन लगता है। आज भी रखा है। और अगर उधर फाइन लेग इतना फाइन फाइन नहीं, बार बार फाइन लेग बोल, अगर थर्ड मैन इतना फाइन नहीं होता, थोड़ा सा भी वेट होता, वो चौका आ जाता, चौका आ जाता तो शायद थोड़ा बहुत प्रेशर कम होता। मैं नहीं कह रहा हूँ फिर भी कि यार जीत जाता, लेकिन थोड़ा बहुत हसरंगा एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस में रहता कि मैं मार सकता हूँ। लेकिन उधर चौका नहीं हुआ और शुभम दुबे ने सिंगल नहीं लिया, जो सही है, शुभम दुबे बैट्समैन, वो सिंगल क्यों ही लेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, आउटस्टैंडिंग ओवर, सिर्फ 1 रन और 2 विकेट 19th ओवर पे। मतलब जॉश हेजलवुड आके डेथ पे 2 ओवर डाल के सिर्फ 7 रन देता है और 3 विकेट लेके जाता है। डेथ के 2 ओवर पे 7 रन और 3 विकेट, यार क्या बोलूं मैं हेजलवुड के बारे में, आउटस्टैंडिंग। इसलिए मुझे मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से प्यार है, नथिंग अगेंस्ट आवर नेशन, क्योंकि अगर इतना आप अच्छा करते हो तो बनता है, प्यार ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना अच्छा बॉलर अगर हो ना, आप कमा रहे हो, यू आर अर्निंग इट, है ना। मैं जोर जबरदस्ती किसी को प्यार या पसंद नहीं करता, है ना। मेरा तो ये माइंडसेट रहता है मैं किसी को पसंद ना करूं, ठीक है। लेकिन हो जाता है अगर इतना अच्छा बॉलर है तो। लास्ट ओवर पे 17 चाहिए था, और 17 अगर शुभम दुबे 6 बॉल खेल लेता तो शायद हो सकता था। शुभम दुबे, जब मुझे याद है जब उसने डेब्यू किया था, शायद पिछले साल उसने डेब्यू किया था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पास मतलब स्ट्रोक्स तो है हाथ पे, अच्छा खासा मार लेता है, ठीक है, पावर हिटिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है जब चाहिए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। पहले बॉल यास्टर का फुल टॉस गिरा था यार, फुल टॉस। और अगर आप तीनों मैच में देख लो, आरआर जहां पे हारा है तीनों मैच में, लास्ट ओवर में आके तीनों मैच में किसी ना किसी बैट्समैन को फुल टॉस मिला था, जहां पे उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। पिछले मैच में फुल टॉस पे एक कैच ड्रॉप हुआ था, किसका, शिवम दुबे का शायद ड्रॉप हुआ था। शुभम दुबे भी आउटस्टैंडिंग यार, ये शुभम दुबे सब एंड पे प्रेशर पे ही करता है। पहली बॉल फुल टॉस आउट, अगला बॉल यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर था, मुझे लगा थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग भी शायद हुआ था, तो जो तुषार देशपांडे को बॉल लगा उधर बाई पे 1 रन मिल गया। फिर हसरंगा आया, एक कनेक्शन किया था सीधा हमारा इसके लॉन्ग ऑफ के हाथ पे। टीम डेविड था, 2 रन के लिए गया। अगेन अगेन ए ब्रिलियंट पिक, क्योंकि थ्रो बहुत ही वाइड था टीम डेविड का। उसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग ऑफ से सीधा कीपर के पास थ्रो करना, एक तो आपका शोल्डर बहुत ही पावरफुल होना चाहिए कि आप लॉन्ग ऑफ से सीधा कीपर के हाथ पे थ्रो कर दो। बहुत पावर चाहिए, बहुत सारे फील्डर से होता नहीं है। एक फील्डर है फैफ डुप्लेसिस, हालांकि वो बहुत अच्छा फील्डर, लेकिन फैफ डुप्लेसिस का शोल्डर बहुत ही वीक है, वो कभी भी लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करता है तो थ्रो मार के वो बॉलर के एंड पे थ्रो कर सकता है, दूसरे एंड पे थ्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो टीम डेविड ने थ्रो किया था, थ्रो बहुत ही वाइड था, लेकिन जितेश ने जिस तरह से कलेक्ट किया, जिस तरह से स्टंप को तोड़ा है, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, आउटस्टैंडिंग कीपिंग वंस अगेन बाय जितेश शर्मा।
मैच उधर ही खत्म था, ठीक है। 11 रन से हार गया है, 11 रन से आरसीबी जीत गया है और आरआर हार गया है। 2 ओवर पे 18 चाहिए था, इन्होंने 6 रन बनाए 2 ओवर पे। मतलब मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। मतलब चोकिंग का भी एक लिमिट होता है, इससे भी खराब लिमिटेशन पे पहुंच गया है। और मुझे आरआर के लिए देखो इतना दुख तो नहीं होता ऑब्वियसली, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत पसंद करता हूँ आरआर को। मुझे बस इससे प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो अच्छा क्रिकेट खेलो, है ना। और आरआर एक ऐसा फ्रेंचाइज रहा है पिछले 2-3 सालों में, अगर आप देख लो बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट खेला है। इसलिए मुझे पसंद है टीम की, बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट खेलता है। कुछ शोर शराबा नहीं, फैंस भी उतना ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं करता, आता है अपना क्रिकेट खेलता जाता है, ठीक है। लेकिन क्रूशियल मोमेंट पे चोक करना हमेशा उनका रहा है। और इस बार जो कर रहे हैं ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, वो भी बैक टू बैक 3 मैच पे सीएसके का हारना बनता है। क्योंकि उन्होंने ऑक्शन पे ऐसे प्लेयर खरीद लिया जिनको बैटिंग आता ही नहीं, और मतलब T20 बैटिंग तो उस टीम में किसी को भी नहीं आता। अगर एक दो बैट्समैन को छोड़ दो, वो एक दो बैट्समैन भी फॉर्म पे नहीं है अभी, ठीक है। एसआरएच दुख होता है मुझे जब हारता है, क्योंकि बहुत अच्छा टीम है। T20 हम किसने नहीं कहा था कि एसआरएच इतना डेंजरस साइड है। बैटिंग को देख लो उनका, लेकिन उनसे बैटिंग नहीं हो रहा, बैटिंग हो नहीं रहा है। लेकिन आरआर किस तरह से हार रहा है, आरआर जीता हुआ पोजीशन में, मतलब 18th ओवर 19th ओवर तक मैच 80% प्रिडिक्शन रहता है कि आरआर जीतेगा, और 20% ओपोनेंट की प्रिडिक्शन रहता है। उधर से आरआर मैच आ जाता है। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हार जाओ तो पहले से हार जाओ। और मुझे दुख होता है ना कि एक बैट्समैन अच्छा खेलते हैं हमेशा, एक जायसवाल की बात कर रहा हूँ। जायसवाल हमेशा अच्छा खेलता है, अच्छा स्टार्ट देता है, फिर उसको लूजिंग कॉज में आके खत्म होना पड़ता है। तो वो ऐसा एक नेगेटिव माइंड से जाता है ड्रेसिंग रूम में बैठ के। ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। जब आपने इतना अच्छा किया, बॉलिंग से भी आरआर अच्छा ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब कर रहे हैं, ठीक ठाक कम बैक कर रहे हैं, ठीक ठाक पुल बैक कर रहे हैं। फिर अगर आप मैच हार जाओ ना इस तरीके से, बनता नहीं है। अगर 2-3 रन से हार जाते, अगर ऐसा होता कि लास्ट के 5 ओवर में 60 चाहिए था, फिर आप 10 रन से हार गए, आपने फाइट बैक किया, वो अलग चीज है। आप जीते हुए पोजीशन से आप मैच हार ही नहीं सकते, जो आरआर बार बार कर रहे हैं। आप थोड़ा सा शुरू से शुरू करते, ठीक है। आज रजत पाटीदार टॉस पे भगवान का नाम लेकर टॉस किया था, फिर भी टॉस पे हार गया। और ऐसा हो फीलिंग तो आता ही है कि अगर आप चिन्नास्वामी में टॉस हार जाओ, मतलब ऑब्वियस है कि आप पहले बैटिंग ही करोगे, क्योंकि आप टॉस हार गए हो, ठीक है। और ऐसा ही लगता है कि अगर आप टॉस हार गए तो आप मैच भी हार गए। ऐसा एक बैकफुट पे आप रहते हो माइंडसेट से। लेकिन जो पहला ओवर था जॉफ्रा आर्चर का, हालांकि उसमें शायद 11 या 12 रन आया था, लेकिन वो ओवर आउटस्टैंडिंग ओवर था। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी स्टेट्स आपको रियल पिक्चर बोलता नहीं। 149, 148, 150 की स्पीड से बॉल डाली जा रहा है, विराट कोहली की हेलमेट के जैसे छू के बॉल जा रहा है, ऊपर से चौका। विराट कोहली को पता ही नहीं लग रहा है, पुल कर रहा है, आउटसाइड पे चौका, आउटस्टैंडिंग ओवर था। दूसरा ओवर फारूकी का, उधर एक कैच छोड़ दिया था रियान पराग फिल सॉल्ट का। अगर आप पहले 4 ओवर देखो, जिसमें फारूकी का 2 ओवर था, सॉल्ट का 2 ओवर, इस पे उतना कंफर्टेबल बैटिंग नहीं हुआ था। हालांकि रन आ गया था बहुत फिर भी, लेकिन ज्यादातर आर्चर के बॉल पे एक दो अगर बाउंड्री छोड़ दो, ज्यादातर आउटसाइड एज इनसाइड एज पे रन है, बहुत बार इनसाइड एज आउटसाइड रन है, ठीक है। लेकिन फिफ्थ ओवर आता है तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे ने कहा कि नहीं, बहुत हो गए इससे रन, अभी मैं आ गया हूं, आप बैट के मिडल से रन आना चालू हो जाएगा। उस ओवर पे उसने बहुत मार खाया। पावर प्ले में 59 रन। 7th ओवर में हसरंगा आके फिल सॉल्ट को आउट करते हैं। और आज के दिन सॉल्ट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा आउट ऑफ टच था, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद सबने मार खाया। 13th ओवर था जहां पे हसरंगा का शायद वो 3rd ओवर था या 4th ओवर था, जहां पे तुषार देशपांडे देवदत्त पडिक्कल का एक इजी कैच छोड़ देता है स्क्वायर पे, डीप स्क्वायर पे, ठीक है, इजी कैच। तब शायद देवदत्त पडिक्कल का स्कोर था कितना, 28 रन। 28 पे था, वो छोड़ दिया। 14th ओवर रियान खुद डालना था। और जब जब रियान पराग कैप्टनसी करता है, मैं एक ही चीज कहता हूं, बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपसे रन फ्लो भी रुका नहीं जा रहा है, आप विकेट भी नहीं ले पा रहे हो, फिर आप अपने बेस्ट बॉलर का डेथ पे ओवर बचा के आप करोगे क्या। ये तो बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन है ना। अगर विकेट भी नहीं मिल रहा है, पडिक्कल विराट कोहली रन भी मार रहा है, तो अब आर्चर को लेके आओ ना, और कोशिश तो करो एटलीस्ट एक ओवर देके मिडिल पे कि विकेट गिर जाए या फिर कुछ तो अलग हो। एक ओवर देके देखो ना आर्चर को। नहीं देगा ही नहीं, हमेशा रियान पराग रहा है इस पूरे, जब जब उसने 4-5 मैच पे जहां भी कैप्टनसी किया, इसके रहा ही रहा है। ना रन फ्लो रुक रहा है, ना विकेट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इधर से हसरंगा, इधर से रयान पराग, इधर संदीप शर्मा रन ही नहीं दे रहे, सब रन दे रहे, लेकिन उसको आर्चर को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है। 14th ओवर खुद डलना है, तो उसने 15 रन खाया था, ठीक है। बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन था, ठीक है। 15th ओवर में देशपांडे आके 22 रन खाता है पडिक्कल के एक ओवर पे, 22 रन। फाइनली 16th ओवर आर्चर का आके एक शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल पे विराट कोहली को आउट करता है। 42 बॉल पे 70। आउटस्टैंडिंग नॉक था। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विराट कोहली आज, क्योंकि आज सॉल्ट पावर प्ले में स्ट्राइक रेट विराट कोहली से कम था, सॉल्ट का बहुत कम था, ठीक है। तो विराट कोहली आज एक ऐसा दिन था जहां पे उनका जो स्ट्राइक रेट था विराट कोहली का, वो थ्रू आउट द मैच जब तक उन्होंने बैटिंग किया कंसिस्टेंट था। कभी कभी होता है ना कि विराट कोहली पावर प्ले में 10 बॉल पे 20 पे होता है, फिर मिडिल पे थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत
पिकअप करने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं था। थ्रू आउट द इनिंग्स बहुत ही मतलब स्टेगनेंट स्ट्राइक रेट था, जो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। और विराट कोहली जब बैटिंग करता है, वो कैसा बैटिंग करता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल था, वो पहले 2 ओवर आर्चर का जहाँ पे पेस से बहुत बीट हो गया था, हालांकि 1-2 शॉट तब भी अच्छा लगाया था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है, कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहा है। और विराट कोहली तो मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कितना कंसिस्टेंट है, ये सब बोल के टाइम मतलब टाइम वेस्ट है, ठीक है। विराट कोहली तो है ही विराट कोहली। 17th ओवर संदीप शर्मा का अगेन वंस इन आउटस्टैंडिंग ओवर था। आउटसाइड ऑफ एक स्लोअर वन डालता है, जहां पे सिम के साथ स्लोअर वन डालता है, उंगली नहीं फेरता है, उस पर देवदत्त पडिक्कल आउट हो जाता है। नीतीश राणा 4-5 बार फंबल करके वो कैच पकड़ता है। 27 बॉल 50 आउटस्टैंडिंग नॉक। अगर आज के दिन आप मुझे बोलोगे रेट करने के लिए विराट कोहली का नॉक, जसपाल का नॉक और देवदत्त पडिक्कल का नॉक, 3 अच्छा नॉक था आज के दिन, मैं देवदत्त पडिक्कल के नॉक को सबसे ऊपर रखूंगा। और मेरा रीजन क्लियर है, ठीक है। एक, आप देवदत्त पडिक्कल से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो ऐसा बैटिंग करेगा। चलो पिछले 1-2-3 मैच पे उसने इस साल अच्छा परफॉर्म किया, तो अब शायद एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। लेकिन ऑक्शन से पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था कि देवदत्त पडिक्कल इस तरीके से बैटिंग करे। आउटस्टैंडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। मैं आज एक स्टैट्स देख रहा था देवदत्त पडिक्कल का, कि अभी तक उसने जितने भी सीजन खेला आईपीएल में, इस साल उसका सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है 156। और अगर देवदत्त पडिक्कल का 156 स्ट्राइक रेट है, वो कितना हाई है मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा, है ना। क्योंकि बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है, बहुत ही मतलब स्वीट टाइम ऑफ द बॉल है, बहुत ही शान से आराम से टेस्ट में बैटिंग करता है। क्योंकि वो रणजी में या फिर दिलीप ट्रॉफी में भी एक नॉक उसका बहुत आउटस्टैंडिंग था, जो सेंचुरी आया था उसका, मैं भूल गया हूँ किसका आया था। मतलब बहुत ही स्वीट बैटिंग करता है। अगर उसका स्ट्राइक रेट 156 है तो मैं कैसे समझाऊं। मतलब मान लो कि रजत पाटीदार का 170 का स्ट्राइक रेट अगर होगा किसी इनिंग्स पे, किसी सीजन पे, तो सेम है देवदत्त पडिक्कल का 156 है, इतना हाई स्ट्राइक रेट। आउटस्टैंडिंग जो कम कर देवदत्त पडिक्कल ने, मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया आरसीबी के लिए इस सीजन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अगर आरसीबी आईपीएल जीतता है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होगा देवदत्त पडिक्कल का। कंसिस्टेंसी जो नंबर 3 पे आके कर रहा है, और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप पहला मैच छोड़ दो केकेआर के अगेंस्ट, जहां पे वो सेकंड मैच था सीएसके के अगेंस्ट चेपॉक में, जहां पे फिलसॉल का आउट हुआ था, फिलसॉल आउट हुआ था, तभी आके जो अश्विन को मारा था, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइकर से कुछ 20-25 रन मार के गया था। वो भी बहुत अच्छा कैच पकड़े था ऋतुराज ने, तब जाके वो आउट हुआ था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करे, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करे। लेकिन इधर से थोड़ा बहुत फंसने लगता है। रजत पाटीदार आया था 70 ओवर बैटिंग करने को, थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आना नहीं चाहिए रजत को, है ना। हालांकि रजत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आना नहीं चाहिए था 70 ओवर में। शायद टीम डेविड को ऊपर भेजना चाहिए था, और फिर शायद रोमारियो शेपर्ड पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए था कि उसको भेज दे। रजत खुद आया था, वो आउट हो गया था, और एक स्लो रन पे आउट हुआ है। उस ओवर पे सिर्फ 7 रन देता है संदीप शर्मा और 2 विकेट। 18th ओवर फारूकी का 14 रन, जहां पे शुभम दुबे, मतलब उससे फील्डिंग नहीं होता, बिल्कुल भी होता। मैं हर एक आरआर की मैच पे कहता हूँ शुभम दुबे फील्ड पे क्यों रहता है। एक तीक्ष्ण एक शुभम दुबे, मतलब इनके कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि कौन कितना खराब फील्डर। उसके पैर के बीच से बॉल चला जाता है यार हर बार। कैच छोटे से इजी वन, पैर के बीच से बॉल चला जाता है। इस तरह से तो वैभव सूर्यवंशी फील्डिंग कर ले, वो दुबे से इम्पैक्ट आ सकता है ना। मुझे समझ में नहीं आता। 19th ओवर संदीप शर्मा 16 रन खाता है। 20th ओवर आर्चर का सिर्फ 8 रन। आर्चर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, जो पेस उसको मिल रहा है आउटस्टैंडिंग। हालांकि शायद स्टैट्स देख के उतना शायद आपको ये नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि क्योंकि विकेट इतना नहीं ले रहा जितना लेना चाहिए उसको, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है। आज बहुत अनलकी था। लेकिन आरसीबी थोड़ा बहुत इधर पीछे पड़ गया था। लास्ट के 5 ओवर पे सिर्फ 49 रन बनाया था, लास्ट के 5 पे सिर्फ 49, और 4 विकेट। एक टाइम पे लगा था कि शायद 220-225 आराम से बन जाएगा, 205 बनाए, क्योंकि लास्ट के 4 ओवर पे उतना रन नहीं बना था, ठीक है। अब जब आरआर चेस करने आते हैं, दोनों ही ओपनर जसवाल और वैभव सूर्यवंशी का एक ही माइंडसेट था। दोनों शायद प्लान करके आया था कि चाहे बॉल जो भी हो, जिस लेंथ पे हो, जहां पे हो, हमें बैट घुमा के सीधा मिड विकेट के ऊपर पे मारना है। और अगर आप देख लो पहले कुछ शॉट सब मिड विकेट के एरिया पे था, छक्के पे छक्का मिड विकेट पे मार, तो मिड विकेट पे रहा था, कुछ इनसाइड आउटसाइड से ऑफ साइड पे चौका आ गया, वरना हर एक शॉट मिड विकेट के ऊपर से, ठीक है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। एक छक्का मारते लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाता। फाइनली भुवनेश्वर कुमार की एक गुड लग थी बॉल को मारने गया, उस पर वो आउट हो गया 11 बॉल 12 बना के। लेकिन फिर भी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा था 52 रन का। उसके बाद पावर प्ले के लास्ट ओवर पे आके हिजलुक एक ऑफ कटर डालता है, अगेन एक्स्ट्रा बाउंस शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, उस पर पुल करते हुए अगेन एक्स्ट्रा बाउंस से बीट हो जसवाल, उसमें जसवाल आउट हो गया। 19 बॉल पे 49। हालांकि बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहा था जसवाल। पावर प्ले में 72 फॉर 2, आउटस्टैंडिंग पावर प्ले में बोलूंगा। हालांकि एक विकेट एक्स्ट्रा गिरा, लेकिन आउटस्टैंडिंग पावर प्ले था। और जसवाल का आउट हो जाना मतलब ऑलमोस्ट मैच खत्म है आरआर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रियान पराग क्यों खेल रहा है, क्या कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। इतना डिसअपॉइंट उसने किया इस साल, क्या ही बोलूं। 7th ओवर सिर्फ 15 रन। 8th ओवर सुयश का 12 रन। 9th ओवर यश का 11 रन, ठीक है। इधर तक सबने मार खा चुका था, और शायद 9th ओवर तक
आरआर का टोटल जो है वो 30 रन ज्यादा था आरसीबी से, है ना, उस मोमेंट पे। 10th ओवर कृणाल पांड्या का। कृणाल पांड्या और एक इंसान जो शायद आरसीबी को एक अलग ही लेवल पे लेके गया बॉलिंग से। जब जब किसी से कुछ होता नहीं है बॉलिंग पे, कृणाल पांड्या आता है, ब्रेक थ्रो देता है या फिर रन फ्लो को बिल्कुल ही रोक देता है। हर एक मैच पे बार 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 कृणाल पांड्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे कृणाल पांड्या, आउटस्टैंडिंग। 10th ओवर था जहां पे नीतीश राणा स्विप करने जाता है, सॉरी रियान परक स्विप करने जाता है, स्लॉक स्विप, टॉप पेज, सीधा खड़ा हो गया बॉल और वो आउट। 10 बॉल पे 22 रन। आप कहोगे क्या बैटिंग की, एक्सप्लोसिव बैटिंग, 220 का स्ट्राइक रेट। अब मैं थोड़ा बोलता हूं, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, कभी कभी स्टैट्स आपको धोखा देता है। 220 का स्ट्राइक रेट जिसमें एक छक्का आया था सुयश के बॉल पे, बैट के मिडल से स्क्वायर पे, डीप स्क्वायर के ऊपर से। बाकी जो 16 रन बनाए सबके सब फॉल शॉट था, सबके सब फॉल शॉट, मार की और रहा है, जा की और रहा है। टॉप एज पे कीपर की से चौका, स्लिप की इधर से चौका, उधर से चौका, मार की और रहा था, जा की और रहा था। एक भी शॉट पे टाइम नहीं था अगर 6 रन निकाल दो। बहुत ही घटिया बैटिंग। मैं शुरू से कह रहा था कि रियान पराग टच पे है, टच पे है, टच पे है, आज नहीं तो कल रन बनेगा, आज नहीं तो कल रन बनेगा। अब मैच्योर हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है, ये कर चुका है, वो कर चुका है, नहीं होगा उससे। ठीक है, 9 मैच हो चुका है, अब कब कब करेगा। टीम बाहर हो चुका है, अब करके फायदा भी क्या है खुद के लिए कि टीम इंडिया में खेल ले, वापस मत कर, इससे बेटर है मत कर। पेशेंस है ही नहीं। और अगर आप रियान पराग के विकेट का कैटेगरी देखो वो कैसे गिरा है विकेट उसका, हर एक मैच पे वो विकेट थ्रो करके जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कृणाल पांड्या का बॉल अच्छा नहीं था, शॉट क्या था। सुनील गावस्कर को गुस्सा आ गया, सोचो। अब बहुत ही खराब, उस ओवर पे सिर्फ 3 रन देते हैं 10 ओवर के बाद, 113 पे 3। फिर भी आरआर ऊपर था, लेकिन हमें पता था ना कि आरआर के टॉप ऑर्डर खत्म हो जाता है, फिर इनका क्या ही होता है। ठीक है, 13th ओवर सुयश का 4 रन, वो भी बहुत अच्छा ओवर था। 13th ओवर के बाद बॉल चेंज होता है, ड्राई बॉल आता है न्यू रूल के हिसाब से, और बॉल सीधा आता है कृणाल पांडे के हाथ पे। नीतीश राणा स्विप करने जाता है सीधा शॉर्ट फाइन के हाथ पे। भुवनेश्वर कुमार वो फील्डर था। 22 बॉल पे 28 रन। नीतीश राणा भी शुरू में बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहा था आज के दिन, जैसे ही पराग आउट हो गया वो बीच में बिल्कुल ही स्लो हो गया, बिल्कुल ही स्लो हो गया। पहले 3 ओवर पे कृणाल पांड्या सिर्फ 19 रन देता और 2 विकेट लेते। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है यार कृणाल पांड्या। लास्ट के 6 ओवर पे 66 चाहिए था। 15th ओवर सुयश शर्मा सिर्फ 8 रन देते हैं, वो भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है सुयश, है ना। जुरेल तो मैं कह रहा था ना, इतना डॉट बॉल खेला आज के दिन, इतना डॉट बॉल पसंद नहीं आया मुझे, टू बी ऑनेस्ट। 16th ओवर कृणाल का 12 रन। उसके बाद जो मैं कह रहा था कि 4 ओवर पे चाहिए था 46, फिर हेजलवुड आता है, और आपको पता है मैंने पहले ही बोल दिया क्या हुआ था। तो कुल मिला के आरआर का परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट रहा। आरआर की परफॉर्मेंस मतलब कंसिस्टेंट तरीके से एक ही टाइप से हार रहे हैं, कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं हमारे पास, और इसको मैं ज्यादा एनालाइज कर नहीं पाऊंगा कि क्या बेटर हो सकता था क्या नहीं। कुछ बेटर नहीं हो सकता इधर से। ठीक है, रियान पराग बेटर कर सकता था, लंबा इनिंग्स खेल सकता था, हमेशा लंबा इनिंग्स खेलना चाहिए उसको थोड़ा बहुत। बेसिक क्रिकेट रियान पराग से खेलने जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो खराब बैट्समैन है, फिर टच पे नहीं है, बॉल जब लगता है बैट से क्या खूबसूरत आवाज निकालते हैं, लेकिन खेलना ही नहीं है उसको। क्या करना है भगवान जाने, कि उसको अभिषेक शर्मा बनना है कि 20 बॉल पे 100 बनना है, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा है। 9 मैच हो गया यार, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो अगर आपको रिटर्न कर रहे हैं इतना पैसा से, और आप इस टीम का भी सीनियर बैट्समैन हो और कैप्टन भी हो अब, है ना, फिर भी आपसे अगर नहीं हो रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्टन से भी खराब, बैटिंग भी खराब, बहुत ही खराब बैटिंग। खैर आरआर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, इनसे शायद इस साल होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा वो भी मुझे नहीं पता नहीं, क्योंकि बॉलिंग तो ऐसी वीक था, बैटिंग सब कुछ जीतना है, और बैटिंग ही बार बार आपको हरा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आरसीबी के लिए। अभी के लिए तो बहुत कुछ पॉजिटिव है। एक नेगेटिव था इस सीजन की, होम ग्राउंड पे मैचेस जीत नहीं रहे थे, वो भी कर लिया आज, और वो भी टॉस हार के पहले बैटिंग करके, विच इज अ ह्यूज थिंग। अगर आज आरसीबी टॉस जीत के चेस करके जीतता वो अलग चीज था, क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि टॉस हार गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम बैटिंग अच्छा कर सकते हैं, और हम मैच भी जीत सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हेजलवुड जो कर रहा है वो तो हमेशा अच्छा कर रहा है, 4 विकेट लिए, 33 रन देके आउटस्टैंडिंग। कृणाल पांड्या मेरे हिसाब से इस सीजन का आरसीबी के लिए सेकंड बेस्ट बॉलर है आफ्टर हेजलवुड, विदाउट एनी डाउट। भुवनेश्वर कुमार से ऊपर, इयाज दयाल से ऊपर, सुयश शर्मा से ऊपर, सेकंड बेस्ट बॉलर है आरसीबी के लिए कृणाल पांड्या। आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, बैटिंग से ऑलमोस्ट सबने फॉर्म दिखाए, शायद शेपर्ड का अभी तक बैटिंग नहीं आया, बाकी जितेश ने अच्छा किया है, देवदत्त पडिक्कल अच्छा कर रहा है, सॉल्ट अच्छा किया है, विराट कोहली है ही, रजत पाटीदार ने भी अच्छा किया है। थोड़ा सा रजत को शायद पिछले 2 मैच पे रन नहीं बनाए, ठीक है, वो ऐसे पोजीशन में आता है जिसको रन बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले मैच में शायद उसका बैटिंग आया भी नहीं था, है ना। तो आरसीबी तो सब सही चल रहा है। ठीक है, फील्डिंग भी आरसीबी बाकी टीम से बेटर कर रहा है एक्चुअली, फील्डिंग आरसीबी एक्चुअली बाकी टीम से बेटर कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि बाकी टीम का एक स्टेट्स आया था, कैच परसेंटेज वो बहुत ही खराब है बाकी टीम का। मैं चेक नहीं करूंगा, आज के दिन भी आरसीबी अच्छा फील्डिंग किया है, एटलीस्ट आरआर से तो बेटर फील्डिंग ही किया है। आरआर तो बार बार कैच छोड़ रहा था, ये छोड़ रहा था। एक जेकब बेथेल ने बहुत अच्छा बाउंड्री रोका था, 4 रन, छोटे छोटे डिफरेंस है, 2 रन उधर उसने बचाया था। ऐसे छोटे डिफरेंस से काम मजा आता है मैच पे, इम्पैक्ट हो जाता है।
वरना थोड़ा रन और कम होता, शायद बैट्समैन प्रेशर कम होता। तो इट्स गोइंग ग्रेट फॉर आरसीबी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।